हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रैंक मिलर और डेविड मैज़ुcchelli के डेयरडेविल बॉर्न अगेन इस डेयरडेविल कॉमिक बुक आर्क के बारे में। डेयरडेविल बॉर्न अगेन डेयरडेविल की माइथोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉमिक बुक आर्क या स्टोरी आर्क कहा जाता है, क्योंकि पोस्ट बॉर्न अगेन जितने भी इटरेशन से डेयरडेविल के, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, लाइव एक्शन फॉर्म में हो या वीडियो गेम्स में हो, वो कैरेक्टराइजेशन भी और थीम्स भी इसी स्टोरी से ड्रॉ करते हैं। और डेयरडेविल की टीवी सीरीज जो है, जिसका सीजन 4 अभी आने वाला है, उसका टाइटल भी यही से लिया गया है, बॉर्न अगेन। हालांकि सीजन 3 में इस शो के लूजली स्टोरी को अडेप्ट किया गया था, बट उसको अभी बॉर्न अगेन क्यों कहते हैं पता नहीं। फ्रैंक मिलर मेरे फेवरेट कॉमिक बुक ऑथर्स और फेवरेट कॉमिक बुक आर्टिस्ट में से एक है बिफोर 9/11 डिबैकल। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू डिस्कस हिज एंड मैज़ुcchelli's वर्क। तो सबसे पहले हम इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। डेयरडेविल की माइथोलॉजी में सबसे डाउनर स्टोरी अगर कोई रहेगी एटलीस्ट शुरुआत में, तो वो बॉर्न अगेन है। क्या होता है कि नेल्सन और मर्डॉक, ये लॉ फर्म जो है फॉगी नेल्सन और मैट मर्डॉक ने शुरू की हुई रहती है, वो डिसबैंड कर देते हैं वो दोनों। और उनके यहाँ पे काम करने वाली केरन पेज, जो मैट मर्डॉक की लव इंटरेस्ट है, वो भी ये लॉ फर्म डिसबैंड होने के बाद अपना फिल्म और एक्टिंग करियर शुरू करने के लिए साउथ अमेरिका चली जाती है। और फॉगी अपने अलग रास्ते पे चला जाता है, मैट अपनी अलग ज़िंदगी जीने लगता है। और मैट की जो गर्लफ्रेंड है ग्लोरिया, उसके साथ वो रहने लगता है। केरन जो है वो साउथ अमेरिका तो चली जाती है एक्ट्रेस बनने के लिए, पर वहाँ पे उसके सपने पूरे नहीं हो पाते ड्यू टू सम रीजंस। अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगती है, एक पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेस बन जाती है और एक ड्रग एडिक्ट भी बन जाती है। ठीक है, एज आई सेड, डाउनर स्टोरी। तो वहाँ पे वो इतने लोवेस्ट पॉइंट में पहुँच जाती है अपनी लाइफ में कि उसको कोकेन का एक शॉट लेना रहता है और उसके लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। तो वहाँ के एक ड्रग डीलर को वो मैट मर्डॉक की, यानी कि डेयरडेविल की सीक्रेट आइडेंटिटी मैट मर्डॉक, ये सेल कर देती है। ये इंटेल ड्रग डीलर किंगपिन तक पहुँचाता है। और किंगपिन को जब ये इंटेल मिलती है तो उसका तो बेसिकली एक ही ड्रीम रहता है कि किसी भी तरीके से डेयरडेविल को डिस्ट्रॉय करना। तो वो कुछ लोगों को फॉलो करने के लिए कहता है मैट मर्डॉक को, और फिर बाद में उससे पता चल जाता है कि यस, मैट मर्डॉक इज डेयरडेविल। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि चाहे वो बैंक्स हो, पुलिस हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, वो किंगपिन के पॉकेट में है। तो वो इस पूरी पावर का इस्तेमाल करके ओवर द पीरियड ऑफ 7 to 8 months मैट मर्डॉक की पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। सबसे पहले तो वो उसके जितने भी बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मैट जो है वो अपना रेंट नहीं दे पाता, अपने लोन्स वगैरह पे नहीं कर पाता। फिर उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया जाता है और इसकी वजह से उसको बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो है ग्लोरिया, वो फॉगी नेल्सन के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है, मैट के साथ ब्रेकअप कर लेती है। तो मैट मर्डॉक एकदम अकेला पड़ जाता है अपनी ज़िंदगी में। एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो बेघर हो जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो इतने लोएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है अपने कि अभी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिन सब चीज़ों को वैल्यू करता था, फ्रेंड्स को, प्रॉपर्टी को, अपने करियर को, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं रख रहे, उसको अभी जेल टाइम फेस करना पड़ेगा। तो अभी उसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी लाइफ अभी यहीं पे एंड हो रही है। ऐसे पॉइंट पे एक्चुअली द मैन विदाउट फियर बन जाता है, क्योंकि अभी और कुछ वो हार नहीं सकता। तो बेसिकली यही स्टोरी है कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल में डेयरडेविल या मैट मर्डॉक चले जाते हैं और वहाँ से वो फीनिक्स की फ्लाइट ले लेते हैं। और ये पूरी स्टोरी ही बॉर्न अगेन की स्टोरी है। इसमें बहुत सी कैथलिक थीम्स है। बेसिकली डेयरडेविल में कैथलिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो कैथलिक बिलीव्स में काफ़ी बिलीव करता है। और एक उसके अंदर स्ट्रगल है उसकी ड्यूअल आइडेंटिटी, ड्यूअल लाइफ को लेकर और बाइबल की टीचिंग्स को लेकर। ये बॉर्न अगेन जो है वो बेसिकली उसका मार्टियरडम है, और मार्टियरडम के बाद उसका रिसरेक्शन है, लाइक द क्राइस्ट। तो नॉर्मली जितने भी कॉमिक बुक स्टोरीज आती थी 1980s में, वो ऐसी ही वायलेंट अडल्ट टाइप की स्टोरीज रहती थी ड्यू टू 80s कल्चर। वो उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट वगैरह नहीं रहता था, पर ये जो स्टोरी है वो एक्चुअली बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टोरीज है, क्योंकि इससे पता चलता है कि किंगपिन को तो नॉर्मली लोग ऐसे ही हल्के में लेते हैं बाकी की स्टोरीज में, बट इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है और वो किस एंड तक किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक सुपर हीरो को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्योंकि
ये जो पावर उसके पॉकेट में है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो बहुत ही डेंजरस है किसी भी सोसाइटी में, ये हमें पता चलता है। और एक्चुअली रियल लाइफ में ये सब होता है, इसलिए काफ़ी हार्ड हिटिंग स्टोरी है पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि इंडिया में ये सब ऑलरेडी हो रहा है। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस स्टोरी को लिखा गया है, क्योंकि किंगपिन जो है वो सिस्टमैटिकली 7-8 महीने के स्पैन में ये सब चीज़ें करता है। उसकी वजह से क्या होता है पता नहीं चलता मैट को कि उसके साथ कोई साजिश हो रही है। उसे लगता है कि ये सब एक्सीडेंट्स ऐसे ही हो रहे हैं या ऐसे सब सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं, इसके पीछे किसी का हाथ है, ये उसे पता नहीं चलता। बट ये सब करते वक्त किंगपिन थोड़ी घाई कर देता है और तभी मैट को पता चल जाता है कि ये सब के पीछे किंगपिन का हाथ है। और उसके बाद जो होता है आपको वो पढ़ना चाहिए। तो ये रियलिज्म और नियो नुआर का जो एस्पेक्ट है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। स्टोरी का जो मोनोलॉग्स है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स खुद से बात करते हैं नुआर स्टाइल में वो मुझे काफ़ी पसंद है इस स्टोरी का। हालांकि इसकी स्टोरी में फॉगी की जो स्टोरी है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे मतलब वो में ऐसा रहता है कि कब कैसे स्किप कर सकूँ, कैसे जल्दी जल्दी पढ़ सकूँ, मुझे यूजलेस लगता है उसका पूरा जो कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में, और ग्लोरिया का भी। ये सब इसकी स्टोरी के बारे में। नेक्स्ट जो इसका आर्ट वर्क, तो फ्रैंक मिलर और डेविड मैज़ेकेली एक बहुत ही डायनामिक ड्यूओ कह सकते हैं कॉमिक बुक इंडस्ट्री में 80s के टाइम पे, क्योंकि मेरी फेवरेट बैटमैन स्टोरी जो है बैटमैन ईयर 1, उसको भी इन दोनों ने ही लिखा है, इन दोनों ने ही ड्रॉ किया है और उस चित्रों को चित्रांकन किया है मैज़ेकेली की वाइफ में। हालांकि इस स्टोरी में मैज़ेकेली ने खुद इसको कलर किया है ऑन सम ओकेजन्स। तो इसमें भी वही सब दिखता है जो एक्चुअल मतलब कि जो बॉडी है, जो फिजिक है कैरेक्टर्स की, उनके मूवमेंट का स्पीड, उनके पंचेस का वेट, और जो एक मायूसी है पूरी स्टोरी में स्टार्टिंग में, वो हमें इस पूरे आर्ट से समझ में आती है। बेसिकली फ्रैंक मिलर और डेविड मैज़ेकेली शो डोंट टेल इस कॉमिक बुक ड्राइंग की फिलॉसफी में वो विश्वास रखते हैं, और यही सब उनके इन दोनों के भी स्टोरीज में देखने को मिलता है। बहुत से मतलब कि इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो पहले जो 4 इशू है इस आर्क के, उनमें हमें कैसे डेयरडेविल नीचे उसकी लाइफ चली जाती है और कैसे उसका रीबर्थ होता है, वो सिंगल पैनल में हमें दिखता है इन स्टोरीज की ओपनिंग में। तो वो मुझे काफी ब्रिलियंट लगा। और जिस तरीके से मैज़ेकेली ने किंगपिन के कैरेक्टर का जो ग्रेटनेस है, ग्रैंड्योर है उस पूरे कैरेक्टर का, वो बहुत ही ब्रिलियंटली अपने पैनल्स में दिखा है। उसके पैनल्स जो है उसमें किंगपिन जो है वो कंटेम्पलेट करता रहता है, खुद से बातें करता रहता है, मोनोलॉग्स देता है, और जब पूरे सिटी को एक वेंटेज पॉइंट से जब देखता है तो हमें पता चलता है कि पूरी सिटी उसकी मुट्ठी में है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, चाहे वो हेल्स किचन हो या न्यूयॉर्क हो। तो वो बहुत ब्रिलियंटली दिखा है डेविड मैज़ेकेली ने। और सभी कैरेक्टर्स जो है, मैट तो बहुत लोनर है इस पूरी स्टोरी में, तो उसके पैनल्स जो है उसके पैनल्स बहुत एम्प्टी लगते हैं, उसमें सिर्फ वो अकेला है, उसमें कुछ बैकग्राउंड नहीं रहता, वाइट बैकग्राउंड रहता है, वाइट स्पेसेस रहती है। कैरन का जो भी पैनल्स है उसमें कलर्स बहुत म्यूटेड कलर्स है और बहुत एम्प्टीनेस है उसके क्लोथिंग में, उसके बैकग्राउंड में। और बाकी के जो कैरेक्टर्स है, किंगपिन को एक अलग सा एक मतलब कि सीक्रेसी, एक एनिग्मा दिया है एक सिंगल मैजेंटा कलर यूज़ करके और शैडोज़ का यूज़ करके, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर कुछ पैनल्स है वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे कि डेयरडेविल और सेंटा क्लॉज की फाइट जो वो मुझे काफ़ी फ़नी लगती है इस पूरी स्टोरी में। तो ये सब चीज़ें, आर्ट वर्क सच में काफ़ी ब्रिलियंट है। पर इसका रिकलर नहीं किया है, तो 86 में जो कलरिंग थी वही अभी भी मिलती है मेरे पास। ये पानिनी का पब्लिकेशन है इसका, तो वो कलरिंग बिल्कुल भी डेटेड नहीं लगती, बट शायद इसको बैटमैन ईयर 1 जैसी रिकलरिंग ट्रीटमेंट मिलती तो मज़ा ही आ जाता। तो ये सब चीज़ें इस बुक में, और मुझे नहीं लगता कि जो डेयरडेविल के फैंस हैं उनको मुझे इस स्टोरी को पढ़ने के लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ी होगी। बट अगर आप डेयरडेविल के फ़ैन हो नहीं हो और आपको डेयरडेविल पढ़ना शुरू करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू स्टार्ट एंटरिंग इनटू डेयरडेविल्स माइथोलॉजी, क्योंकि ये जिम शूटर के टाइम पे पब्लिश हुई थी। जिम शूटर जब एडिटर थे, और उस टाइम पे ऐसा रूल था मार्वल कॉमिक्स में कि हमें कॉमिक्स में ओरिजिन स्टोरी कैसे भी तो फिल करनी है ताकि न्यू रीडर्स को पता चल सके। तो इस स्टोरी में भी 3-4 पैनल्स में फ्रैंक मिलर ने दिखाया है उस और इंटरेस्टिंग वे में दिखाया है डेयरडेविल की ओरिजिन स्टोरी को। तो या यू कैन रीड दिस। तो बस इतना ही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।